बिस्तर के नीचे से किसी ने उसका पैर कसकर पकड़ लिया। आर्यन चीख भी नहीं पाया क्योंकि उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अब आर्यन पूरी तरह घबरा चुका था। तभी फिर वही आवाज गूंजी, बचाओ बचाओ। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी। काले बादलों के बीच से आती तेज हवा किसी अनहोनी की आहट दे रही थी। लगता था बस अब बारिश टूट पड़ने ही वाली है। इसी उथल पुथल भरी शाम में आर्यन अपने मेडिकल कॉलेज से लौट रहा था। पिछले 4 सालों से वो अपने गांव से बहुत दूर दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज से थककर जैसे ही वो घर पहुंचा तभी उसका मोबाइल बज उठा। अनजान नंबर था। आर्यन ने कॉल उठाई। उधर से कांपती हुई आवाज आई फोन पर। दादाजी की हवेली की देखभाल करने वाली औरत बोल रही थी। बेटा, आपके दादाजी पंडित दीनानाथ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अम्मा, आप ये क्या कह रही हो? दादाजी को क्या हुआ है? बेटा, फोन पर क्या बताऊं? बस तुम जल्दी गांव आ जाओ, जल्दी करो। एक पल के लिए आर्यन की सांस जैसे रुक गई। फोन हाथ में ही थम गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसके माँ बाप तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब दादाजी भी। वही दादाजी जिनकी छाया में उसने बचपन जिया था। वही दादाजी जिनकी आवाज में उसे आज भी घर की खुशबू महसूस होती थी। आर्यन कुछ बोल ही नहीं पाया, बस धीमी आवाज में जी कहकर कॉल काट दी। आर्यन कुछ देर तक वहीं लेटा रहा। फिर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। उसने बिना समय गवाए सामान समेटा और सीधे रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। ट्रेन चल पड़ी थी और खिड़की के बाहर अंधेरा भाग रहा था, लेकिन उस अंधेरे से कहीं ज्यादा गहरा साया उसके मन के भीतर फैल चुका था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। डर सिर्फ दादाजी को खो देने का नहीं, बल्कि उस जगह पर लौटने का, क्योंकि सोहनपुर कोई साधारण गांव नहीं था। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा वो गांव बाहर से जितना सुंदर और चहल पहल भरा लगता था, अंदर ये उतना ही भयावह और शांत था। वहां लोग सूरज ढलने से पहले अपनी चौखटों पर लोहे की कीले ठोक देते थे और दरवाजों पर पीली सरसों छिड़कते थे, जैसे मानो अंधेरे से पहले ही खुद को बचा लेना चाहते हो। कई घंटों के सफर के बाद ट्रेन रुकी। आर्यन एक छोटे से स्टेशन पर उतर गया। अब वहां से उसे बस पकड़नी थी जो सीधे सोहनपुर जाती थी। वह चुपचाप बस में जाकर बैठ गया। कंडक्टर उसके पास आया और उससे पूछा, कहाँ जाना है? भैया, सोहनपुर। सोहनपुर सुनते ही मानो कंडक्टर के चेहरे से खून उतर गया। उसकी आंखें एक पल के लिए आर्यन पर टिक गईं। फिर वह धीमी और घबराई हुई आवाज में बोला, अरे भाई, ये बस सोहनपुर तक नहीं जाती। आपको 1 किलोमीटर पहले ही उतरना पड़ेगा। आर्यन चौंक गया। पर भैया, आपने बस पर तो लिख रखा है कि ये सोहनपुर जाएगी। कंडक्टर ने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर धीरे से फुसफुसा कर बोला, वहां जाना मतलब मौत को खुद बुलावा देना होता है। कंडक्टर की अजीब बात सुनकर आर्यन गहरी सोच में डूब गया। उसके मन में कई सवाल एक साथ उठने लगे। उन सवालों से ध्यान हटाने के लिए उसने धीरे से अपना सिर खिड़की की तरफ मोड़ लिया और बाहर घने अंधेरे में झांकने लगा। बस की खिड़की के बाहर बस सन्नाटा था। काली सड़क, दूर दूर तक फैले पेड़ों की परछाइयां और बीच बीच में चमकती बिजली जो पल भर के लिए सब कुछ दिखाकर फिर से अंधेरे में छिपा देती थी।
लेकिन आर्यन के मन के अंदर सवालों का शोर और भी तेज होता जा रहा था। कंडक्टर की वो फुसफुसाती आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। तभी अचानक उसके मन में बचपन की एक डरावनी रात की याद खौंध गई। एक ऐसी रात जिसे वो आज तक कभी भूल नहीं पाया था, जिस दिन उसके मम्मी पापा की मौत हुई थी। वही दिन आर्यन की जिंदगी का सबसे काला दिन बन गया था। उस रात घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आंगन में टिमटिमाती लालटेन की हल्की रोशनी दीवारों पर डरावने साए बना रही थी। हर चीज जैसे किसी अनकहे राज को छुपाए खड़ी थी। दादाजी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती भी थी। आर्यन बेटा, यहां से बहुत दूर चले जाओ और अब कभी वापस मत आना। उनके शब्दों में सिर्फ दर्द नहीं था, डर भी था। वो आर्यन से कुछ छुपा रहे थे, कोई ऐसा राज जिससे वे आर्यन को दूर रखना चाहते थे। उस दिन के बाद आर्यन को हॉस्टल भेज दिया गया और वो कभी अपने गांव वापस नहीं लौटा। लेकिन आज इतने सालों बाद किस्मत उसे फिर उसी गांव, उसी रास्ते और शायद उसी भयानक सच्चाई के करीब ले जा रही थी। बस सोहनपुर से 1 किलोमीटर पहले ही रुक गई। अब आगे का रास्ता आर्यन को पैदल ही तय करना था। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक सिर्फ कच्चा रास्ता और हवा में हिलते पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आर्यन धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसके मन में डर भी बढ़ता जा रहा था। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे अंधेरा उसे और करीब खींचता जा रहा हो। जब वो गांव के पास पहुंचा तो अचानक उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो सिर्फ अपने गांव में नहीं बल्कि किसी भूली हुई दहशत के अंदर कदम रख रहा हो। वही रास्ता, वही मिट्टी, वही पुराने पेड़, लेकिन हवा में अब पहले जैसा अपनापन नहीं था। कुछ था जो अटका हुआ था, जैसे इस जगह ने कोई डरावना राज छुपा रखा हो। गांव की तरफ बढ़ते हुए आर्यन को महसूस हुआ जैसे दूर कहीं से कई आंखें उसे घूर रही हों। अचानक हवा के साथ धीमी धीमी फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची। देखो, दीनानाथ का पोता आया है। अरे हाँ, वही जिसे उन्होंने गांव से दूर भेज दिया था। यह सुनकर आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कदम और तेज कर दिए। कुछ ही पलों बाद वो पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। हवेली को देखते ही हवा अचानक और भारी लगने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी पीठ पर अपनी ठंडी उंगलियां रख दी हों। तभी आर्यन के पास अम्मा आई और बोली, आर्यन बेटा, चल जल्दी अंदर चल, तेरा बाहर रहना ठीक नहीं है। उन्होंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और हवेली के अंदर ले गई। बीच आंगन में दादाजी की देह सफेद चादर से ढकी हुई पड़ी थी। कुछ गांव वाले दूर खड़े थे, पर कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस आंगन के चारों तरफ किसी अदृश्य डर की दीवार खड़ी हो। आर्यन की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके दिल में अजीब सा डर और खालीपन उतरता जा रहा था। अगली सुबह घने कोहरे और ठंडी हवा के बीच आर्यन अपने दादाजी को लेकर शमशान घाट पहुंचा। कांपते हाथों से उसने अपने दादाजी की चिता को अग्नि दी। कुछ ही पलों में लकड़ियां चटकने लगी और आग की लपटें धीरे धीरे ऊंची होने लगी। आर्यन वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल खामोश। उसकी आंखें बस जलती हुई चिता की लपटों को देख रही थी। उसी आग में उसे अपना बचपन, अपना सहारा और अपनी पूरी दुनिया जलती हुई महसूस हो रही थी। और तभी उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उठा, जैसे ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब कुछ और भयानक
शुरू होने वाला है। रात के खाने के वक्त आखिरकार आर्यन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, अम्मा, दादाजी की मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी ना? अम्मा के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उनकी आंखों में जैसे कोई पुराना डर झलक गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभालते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बात टाल दी। अरे छोड़ ये सब बातें, तू ये बता दिल्ली में पढ़ाई कैसी चल रही है? हॉस्टल में ठीक से खाना मिल रहा है ना? अम्मा के बात बदलते ही आर्यन चुप हो गया, लेकिन अब उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि उससे कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। खाने के बाद अम्मा उसे उसके पुराने कमरे में ले गई। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो बचपन में छोड़कर गया था। बस दीवारों पर धूल की एक हल्की परत जम गई थी और हवा में एक अजीब सी बासी गंध तैर रही थी। खिड़की के पास खड़े होकर आर्यन ने बाहर झांका। पूरा गांव चांदनी में डूबा हुआ था, शांत, एकदम खामोश। लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ अजीब सा था, जैसे किसी की नजरें उस पर टिकी हों, दूर अंधेरे में चुपचाप उसे देख रही हों। कौन है वहां? उसने धीमी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस खिड़की के बाहर पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराने लगी। वो घबराकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी थी। शायद मेरा वहम है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी खिड़की के पास से जैसे किसी के कदमों की हल्की सी आहट आई। कौन है? अगर कोई मजाक कर रहा है तो बंद करो ये सब। उसने थोड़ा हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन जवाब में बस खिड़की अपने आप धीरे धीरे चरमराते हुए खुलने लगी। आर्यन ने खुद को संभालते हुए सोचा कि शायद हवा की वजह से खिड़की खुल गई होगी। हाँ, बस हवा ही होगी। उसने धीमे से खुद से कहा, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। कौन है? कौन है बाहर? आर्यन, दरवाजा खोल। Please like and subscribe Horror channel. मैंने कहा ना, दरवाजा खोल। कौन है? एक भयानक, रूह कपा देने वाली हंसी के बाद अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। आर्यन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, सांस रोके, समझने की कोशिश करता हुआ ये सब क्या हो रहा है। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। कमरे की हर परछाई उसे घूरती हुई सी लग रही थी। कुछ पल बाद वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ बिस्तर तक पहुंचा और लेट गया। लेकिन अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर था। अचानक कमरे के कोनों से खरोंचने की आवाजें आने लगी। आर्यन बुरी तरह डर गया। वो आंखें बंद करके भगवान को याद करने लगा। बस किसी तरह ये रात कट जाए। आर्यन, मैं अंदर आ जाऊं? आर्यन का गला सूख गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी छत पर किसी के भारी कदमों की आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर कूद कूद कर चल रहा हो। डर अब उसके पूरे शरीर में दौड़ रहा था। तभी बाहर से एक आदमी की घबराई हुई आवाज आई। बचाओ, बचाओ, मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। आवाज सुनते ही आर्यन ठिठक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ पल के लिए वो समझ ही नहीं पाया कि ये सच है या उसके डर का वहम। कहीं सच में कोई मदद तो नहीं मांग रहा। उसने बाहर जाने की हिम्मत तो जुटाई, लेकिन जैसे ही पहला कदम आगे बढ़ाया, अचानक उसे अम्मा की बात याद आ गई। रात को बाहर मत निकलना बेटा। बचाओ, बचाओ। अब मैं क्या करूं? ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है? आर्यन बाहर निकलने का सोच ही रहा था कि तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ।
जैसे उसके बिस्तर के नीचे कुछ हो, कुछ जो हिल रहा हो, बहुत धीरे, रेंगते हुए, जैसे जानबूझकर अपनी मौजूदगी छुपा रहा हो। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका पूरा शरीर एक ही जगह जम गया, जैसे हिलने की ताकत ही खत्म हो गई हो। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे नीचे झांकने के लिए झुका, पर जैसे ही उसका चेहरा बिस्तर के किनारे के पास पहुंचा, अचानक उसके कान के बिल्कुल पास ठंडी सांसों के साथ किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, कौन है? कौन है वहां? आर्यन का शरीर एक जगह जम गया। उसकी सांसें तेज हो गई। ये आवाज उसे जानी पहचानी लग रही थी। आर्यन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन टॉर्च की हल्की रोशनी में दीवार पर एक साया साफ दिख रहा था, जो उसका नहीं था। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, और तभी बिस्तर के नीचे से किसी ने उसका पैर कसकर पकड़ लिया। आर्यन चीख भी नहीं पाया, क्योंकि उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अब आर्यन पूरी तरह घबरा चुका था। तभी फिर वही आवाज गूंजी, बचाओ, बचाओ। डर के बावजूद अब उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। हवेली के लंबे अंधेरे गलियारे में कदम रखते ही हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसे रोक रहा हो। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। आर्यन बिना समय गवाए बाहर की ओर भागा। हवेली के बाहर चारों तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा, और सामने कुएं की तरफ हल्की सी धुंध तैर रही थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक, बचाओ मुझे बेटा। जमीन पर रामदीन काका बुरी तरह तड़प रहे थे। उनका शरीर धीरे धीरे अकड़ता जा रहा था। उंगलियां मिट्टी में इस तरह धसी थीं, जैसे वो किसी अनदेखी चीज से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। आर्यन उनके पास भागा। रामदीन काका, क्या हुआ आपको? बचाओ, बचाओ। काका, उठिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपको उठा देता हूं। लेकिन जैसे ही आर्यन उनके पास बैठा, काका ने कांपते हुए उसे दूर धकेल दिया। उनकी आंखें आर्यन के पीछे किसी चीज को देख रही थी। रामदीन, मत छूना मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। काका, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भाग जा यहाँ से, भाग जा बेटा, वो जाग गया है। आर्यन डरते हुए बोला। कौन? किसकी बात कर रहे हो आप? तभी काका की गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई। उनकी आंखें एकदम स्थिर हो गई। काका, काका। लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। उनका शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा छा गया। आर्यन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, बहुत पास, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू रही थी। एक धीमी, भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। आर्यन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर उसके अलावा एक और साया था, और वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ सरक रहा